कहने को हैं पढ़े लिखे पर बेजुबान बेजान का फ़र्क इन्हें पता नहीं, जानवर के नाम में जान लिखा इन्हें दिखा नहीं। तो अपनी बाइक में गले से जंजीर बांध के वो उस डॉग को ड्रैग कर रहा था एंड काफ़ी देर तक उसने उसे ड्रैग किया, 5-6 किलोमीटर के आसपास। एंड वो डॉग पूरा ब्लड उसकी बॉडी में हो चुका था। तो वो आई थिंक मतलब जो मैं एज्यूम कर रही हूँ वो उसका पेट था एंड वो उसको कहीं अबैंडन करने जा रहे थे। आप उन लोगों से मिलते ही होंगे जो ये क्रूरल्टी इन जानवरों पे करते हैं, उनकी क्या मेंटालिटी रहती है? क्या लगता है आपको उनसे बात करके? मेंटालिटी लोग एक्चुअली ये समझते हैं कि जानवर ही तो है, मतलब क्या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे एक बेजान चीज़ होती है ना हमारे लिए। बल्कि जो लोग जानवरों के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, वो एक बेजान, जैसे कार हो गई हमारी, बाइक हो गई, हम उससे भी हमारा थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाता है। बट लोग जानवरों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसा वो एक तरीके से, जैसे क्या पेनल्टी कितनी है? लाइक पेनल्टी 50 रुपये है अभी। रियली? जी। मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि अगर आपको देखना है कि जानवर खुश है या दुखी है तो बस उसकी आंखों में एक बार अच्छे से देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। मेरे पास एक डॉग है, जब वो 1 महीने का था मैं तब से उसको पाल रहा हूँ। ओके। तो मैंने ना बचपन से लेके अभी तक उसको ये चीज़ देखी है कि डॉग्स ना प्यार दिखाने में ना शर्माते नहीं है, और आई थिंक हम ह्यूमंस को भी उनसे ये सीखना चाहिए। और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जैसे हम थक के घर आते हैं या कुछ भी होता है, तो जब भी वो डॉग हमें प्यार से मिलता है तो एक वो सारी थकान मिट जाती है। राइट। आपका रिलेशनशिप क्या है डॉग्स के साथ? मेरा एक्चुअली डॉग्स ने और किसी भी जानवर ने, मैं जानवर कहूँगी, ये चीज़ सिखाई है। जैसे हम लोग अपना पेन देखते हैं, छोटी सी चीज़ पे हम लोगों को लगता है कि आज ऑफिस में अच्छा नहीं हुआ, आज कॉलेज में ये चीज़ हमारे साथ थोड़ा ऐसा हो गया। बट जानवरों के साथ जब मैंने देखा कि किसी के 2 हाथ आगे के नहीं है एंड उसके बाद वो चलना सीख रहा है अपने 2 पैरों पे, वो ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहा है, उसके आंखों से मैंने आंसू भी आते हुए देखे हैं। तो वो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग होती है कि मतलब हमारी चीज़ बहुत छोटी है उनके सामने, जो हमारा पेन होता है। बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने लव्ड वंस को, बट उनके लिए ऐसा कोई है नहीं, उनकी फैमिली भी वही इंसान है जो उसको पालता है। तो इसलिए ऑब्वियसली जब हम लोग घर जाते हैं तो उनका वो चीज़ जो रिएक्शन रहता है वो यही रहता है कि कोई मतलब आया है जिससे वो प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनसे ये चीज़ सीखने को मिली है कि किस तरीके से लाइफ में बहुत कुछ ख़राब रहता है, बट हम लोग दूसरे की अगर देखें प्रॉब्लम तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो बिल्कुल। सकती है। हाँ, मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि अगर आपको देखना है कि जानवर खुश है या दुखी है तो बस उसकी आंखों में एक बार अच्छे से देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। ये बहुत सही चीज़ लगी थी मेरे को। जी जी बिल्कुल। उनकी आंखों में सबसे पहले तो प्यार हमेशा रहता है आपके लिए। जी। चाहे कभी कभी देखते हैं हम एग्रेसिव जानवर जो हम बोलते हैं, हमारे पास ऐसे जानवर आते हैं जो बहुत बुरी ट्रॉमा से, जिनका पास्ट बहुत बुरा होता है। ऐसे हमारे पास केसेस है पैरालाइज डॉग स्पेशली। तो एक टॉबी है हमारे पास, एक डॉग, हमारा ओल्ड डॉग है वो। तो जब आया था तो पैरालाइज था, उसको किसी ने छोड़ा था रोड पे एंड एक्सीडेंट के बाद मतलब 2 पैर पीछे के ड्रैग करता है। तो जब आया था तो वो उसने मुझे कई बार बाइट किया, कई बार काटा, बट बार बार जब उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा दिखाया कंसर्न, तो उसके बाद धीरे धीरे उससे पता चला कि हाँ ये लोग शायद कुछ बुरे इंसान भी होते हैं, शायद कुछ अच्छे इंसान भी रहते हैं। तो आज वो चल पाता है, आज ठीक हो गया हो, तो वो इतना कॉन्शियस, इतना प्यार, प्रोटेक्टिव है मेरे को लेके। मैं किसी और डॉग को प्यार करूँ तो वो मुझे उसकी आंखों में साफ क्लियरली दिख जाता है, इवन जेलेसी भी दिख जाती है उसकी आंखों में। तो यस, वो बोल तो नहीं पाते हैं बट आंखों से बहुत कुछ एक्सप्रेस वो लोग कर पाते हैं। ये चीज़ मैंने भी देखी है, जैसे कुछ डॉग्स होते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बट कुछ डॉग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जी जी। हैं। स्ट्रीट डॉग्स ले लो या डोमेस्टिक डॉग्स भी हम बात करें तो। बट वो चीज़ आपने सही बोली कि उनका कुछ पास्ट ट्रॉमा रहता है जिस राइट वजह से वो इस तरह से बिहेव करते हैं। किसी ने उनको बचपन में कभी मारा होगा जिससे वो राइट डरते हैं, तब जाके वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। राइट। गाड़ी के पीछे भागना जो हम्म। सबसे कॉमन चीज़ है, हाँ। हम लोग उसका मजाक भी कई बार बनाते हैं। तो गाड़ी के पीछे डॉग्स भागते हैं कई हम्म। बार। तो वो वही चीज़ रहती है, आप क्योंकि हम लोग वो एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़। हमने देखा है कभी किसी डॉग के सामने उसके बच्चे को हिट कर दिया किसी गाड़ी ने, किसी माँ के सामने, या फिर किसी को, कोई डॉग है उसके साथ में खेलने वाला जो पपी है, उसको किसी गाड़ी ने हिट करके मार के चला गया। अब वो वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाया बट वो उसके मेमोरी में रहेगा हमेशा।
तो कभी भी कोई भी गाड़ी जाती है तो वो लोग उस गाड़ी के पीछे एग्रेसिव होके भागते हैं, हम लोग कई बार लात मार देते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं कि इन्हें सोसाइटी से बाहर निकालो, बट वो वही रहता है कि उनका ट्रॉमा जो रहता है वो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है। बस फ़र्क ये है हम में और उनमें कि हम लोग बोल पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, बट वो लोग नहीं बोल पाते हैं, बस उनको हम फिर वहाँ पे मिसजज कर लेते हैं उस जगह पे। आपको लगता है उन्हें ठीक किया जा सकता है, जो उनका पास्ट ट्रॉमा है उससे उनको निकाला जा सकता है, एक लॉयल्टी ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है? किया जा सकता है, बस उसके लिए काफ़ी पेशेंट हमें रहना पड़ता है, क्योंकि शेल्टर में भी हम लोग शेल्टर चलाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम ऐसे डॉग्स आते हैं जो मेंटली डिप्रेस्ड हो, तो उनके साथ बस ये है कि हमें पेशेंटली काम लेना चाहिए, उनको ये भरोसा दिलाना कि हम कुछ बुरा नहीं करेंगे उनके साथ, उनको प्यार से ट्रीट करना, इस तरीके से कोई भी जानवर हो वो चेंज हो सकता है, अगर उसका एग्रेसिव नेचर है तो वो चीज़ हम कर सकते हैं सही। बस ये है कि उसमें जितना ज़्यादा उसका ट्रॉमा स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रांगली हमको, उतना पेशेंटली हमको उसके साथ टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ पे। रेस्क्यू बाय गरिमा, तो ये जो आपका शेल्टर है, आपने अभी तक मतलब अभी नंबर्स तो आप ही बताएंगे, बट आपने न जाने कितने सारे बेजुबान जानवरों की मदद करी होगी। और मैं अपनी टीम से भी अभी कह रहा था कि इन्होंने ह्यूमंस की ब्लेसिंग्स तो ये ले ही रहे हैं, बट वो उन जानवरों की भी आप ब्लेसिंग्स ले रहे हो। तो उस स्टोरी क्या है रेस्क्यू बाय गरिमा के पीछे? एक्चुअली ऐसी कोई स्टोरी तो नहीं है, ओके। बट सब कुछ ऐसा फ्लो में ही हो गया। क्या था कि बचपन से जैसा आप लोग भी हैं, आप लोग भी अपने जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं उनसे प्यार करते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स, तो बस वैसे ही मेरे को भी था कि मैं कुछ कुछ बड़ा तो नहीं बट कुछ ऐसा कर लूँ इनके लिए कि थोड़ा बहुत जो जो हम कर पाए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो धीरे धीरे फीडिंग से स्टार्ट हुआ, आसपास के जो जानवर हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते थे हम लोग, सोशल मीडिया पे भी उसी पे ज़्यादा एक्टिव रहते थे कि जो जानवरों से रिलेटेड कंटेंट हो। तो जब लॉकडाउन आया तो उस टाइम पे ये था, कॉलेज स्कूल सब बंद थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम फीडिंग से स्टार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमारा फीडिंग में ही जाता था मेरे साथ। फिर तब जाके मैंने सोशल मीडिया पे रेस्क्यू बाय गरिमा करके अकाउंट बनाया। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों से जुड़ा जाए कि जो लोग इस चीज़ में करना चाहते हो हेल्प। तो उसी के थ्रू मुझे मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी मिले। मेरे साथ आशीष है मेरे टीम मेंबर, वो मेरे साथ बचपन से ही है, हम लोग बचपन से ही ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व थे। हम लोगों इनफैक्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी थोड़ा सा हम लोगों को था। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों ने जब कनेक्ट हुए तो तब रेस्क्यू बाय गरिमा आगे बढ़ा, एंड फॉर्चुनेटली आज हमारे पास अराउंड 60,000 लोग हैं जो हम लोगों को साथ में सपोर्ट करते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे देहरादून में ही नहीं बल्कि ऋषिकेश, मसूरी, अपने आसपास की भी जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते हैं इस समय। मैं जब आपका पेज देख रहा था तो अच्छा, मेरा क्या है कि मैं जैसे डॉग्स की जो भी मूवीज़ होती है ना, मेरे से देखा नहीं जाता, बिकॉज डॉग्स की जितनी मूवीज़ होती है एट द एंड ऑफ दैट मूवी कोई डॉग मर जाता है इमोशनल। या बहुत इमोशन जुड़े होते हैं, और मेरे से देखा नहीं जाती वो चीज़ें। मैं एक इंसान को मूवी में मरते हुए देख सकता हूँ, पर एक जानवर को मेरे से देखा ही नहीं जाता है। और फिर मैंने आपका पेज देखा, मेरे लिए बहुत हार्ड था जो भी इमेजेस और वीडियोस थी उसमें, और वो सब चीज़ें आप रोज़ देख रहे हैं, आपके लिए कैसा होता है वो सब? एक्चुअली हम लोग जो पोस्ट करते हैं वो, मैं आपको सच बताऊं तो जो सफरिंग होती है उसका 10% ही हम पोस्ट करते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई उसे देखे तो वो डिप्रेस्ड हो, हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है उसको एक होप रहती है कि शायद मतलब यहाँ पे कोई जानवर जाएगा तो वो बचेगा, तो हम लोग सिर्फ 10% ही पोस्ट कर पाते हैं, जो उसका रियल पेन जो रहता है वो सब चीज़ें हम नहीं पोस्ट कर पाते, क्योंकि कई लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं वो सब देख के। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम जब भी पोस्ट करते हैं तो कुछ हैप्पी रिकवरी वाला पोस्ट करें, या फिर अगर हम कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज जो हो, तो वो चीज़ पोस्ट करने का रीज़न यही रहता है कि लोगों के बीच अवेयरनेस फैले। जैसे कोई अबैंडन कर देता है अपने डॉग्स को, कोई धक्का मार के चला जाता है, कोई गाड़ी से कुचल के चले जाता है, तो फिर मतलब यही रहता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को दिखे उनकी सफरिंग, एंड बट ये भी दिखे कि सफरिंग है बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एंड एट द एंड वो चीज़ सही हो सकती है अगर सब लोग मिल के करें। वो चीज़ देखना सैड है, बट वो रियल भी है। जी जी। वो क्रूअल्टी जो हो रही है वो बहुत रियल है। आपने आपकी कोई ऐसी स्टोरी है किसी डॉग से रिलेटेड जो आपको अभी तक, मतलब आई मीन बहुत सारी होंगी, बट एक जो आपको अभी तक याद है, बहुत इमोशनल रहा हो आपके लिए, बहुत हार्ड रहा हो? स्टोरीज तो काफ़ी जी। सारी हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं ना जो हमारे हमेशा दिल में रह जाती हैं, तो उसमें से एक है, एक
मिला था हमें डॉग, उस समय हमारा शेल्टर नहीं था, Okay. तो काफ़ी हेल्पलेस भी फील किया था उस समय मैंने। एक रॉटविलर मिला था, काफ़ी अच्छी ब्रीड का डॉग, बहुत हेल्दी, मतलब बॉडी वाइज, बट पीछे की दोनों टांगे पैरालाइज्ड। तो जंगल, किमाड़ी का जंगल है देहरादून में, तो वहाँ पे मिला था वो डॉग हमें। उसका नाम एंजल रखा था हमने। बहुत हट्टा कट्टा डॉग था, बट उसके पीछे के दोनों पैर खराब हो चुके थे। तो हो सकता है वहाँ पे जब वो मिला तो उसके सामने एक पानी का डब्बा किसी ने रखा हुआ था और चेन से उसको बांधा हुआ था पेड़ पे। तो वो चीज़ काफ़ी मतलब सैड थी कि मतलब इसके पैर खराब हो गए ऑब्वियसली, इसलिए किसी ने छोड़ा है। तो जब उसे वहाँ से रेस्क्यू किया तो हमारे पास शेल्टर नहीं था, तो हमने सबको ऐसे ही मतलब बैक करते रहे कि आप अपने घर पे कुछ टाइम मेरे घर पे, बिकॉज सब लोग थोड़ा थोड़ा ही टाइम रख पा रहे थे, बिकॉज वो पैरालाइज डॉग था एंड उसकी केयर मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें इंटेंसिवली करनी पड़ रही थी। बट उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने अडॉप्शन की भी ट्राई किया एंजल की बहुत जगह। एक मिला हमें कोई अडॉप्शन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो सही नहीं गया एंड एट द एंड एंजल की डेथ हो गई। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी बुरी लगती है। शायद उस समय शेल्टर होता तो मैं उसे अपने शेल्टर में रखती, वो आज भी ठीक रहता और एटलीस्ट खुश रहता। जहाँ पे वो अडॉप्ट होके गया था वहाँ पे भी अच्छा नहीं था कुछ भी, उसके वहाँ पे भी उसके साथ क्रुएल्टी होती थी। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे को आज भी बुरी लगती है कि शायद ये तो मैंने उसके लिए सही इंसान चूज़ नहीं किया जहाँ वो उसके बाद गया, और काश उस समय शेल्टर होता तो शायद वो आज जिंदा होता डॉग। आप उन लोगों से मिलते ही होंगे जो ये क्रूअल्टी इन जानवरों पे करते हैं, उनकी क्या मेंटालिटी रहती है, क्या लगता है आपको उनसे बात करके? मेंटालिटी, लोग एक्चुअली ये समझते हैं कि जानवर ही तो है, मतलब क्या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे एक बेजान चीज़ होती है ना हमारे लिए। बल्कि जो लोग जानवरों के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, वो एक बेजान, जैसे कार हो गई हमारी, बाइक हो गई, हम उससे भी हमारा थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाता है। बट लोग जानवरों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसा वो एक तरीके से, जैसे इनफैक्ट जिनके पेट्स भी होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि घर लेके आए, 2 महीने बच्चे ने खेला, उसके बाद बड़ा हो गया तो दिखने में वैसा नहीं निकला वो डॉग, या फिर क्यूट नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत खेलता है और उनके पर्दे फाड़ देता है, तो लोग एकदम से उन्हें मतलब अबैंडन कर देते हैं। तो कई बार लोग ऐसे, जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, तो अपनी बाइक में गले से जंजीर बांध के वो उस डॉग को ड्रैग कर रहा था एंड काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी देर तक उसने उसे ड्रैग किया, 5-6 किलोमीटर के आसपास, एंड वो डॉग पूरा ब्लड उसकी बॉडी में हो चुका था। तो वो आई थिंक, मतलब जो मैं एज्यूम कर रही हूँ, वो उसका पेट था एंड वो उसको कहीं अबैंडन करने जा रहे थे। तो उस इंसान के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो उसे गाड़ी में उठा के ले जाए या पैदल ले जाके छोड़ दे। वो उसको घसीट के ले जा रहा था अपने साथ, ताकि वो चलते चलते मर भी जाए तो डायरेक्ट फेंक देगा। तो मतलब लोगों का यही मेंटालिटी रहती है कि इसको दर्द नहीं होता है क्योंकि ये बोल नहीं पाता है। अगर ऐसे किसी इंसान को घसीटा जाए तो एग्जैक्टली। हम लोग कितना बोलेंगे, वो तो कितना हम लोग रोएंगे, बिकॉज वो रोते नहीं है तो हम लोगों को दिखता नहीं है वो चीज़। ये एनिमल क्रूअल्टी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती है और बहुत दुख होता है ये सब देख के कि कुछ लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह उस जानवर को ट्रीट करते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, जो शादी में कुछ लोग, एक डॉग था पिटबुल शायद से, उसको ड्रिंक करा रहे थे, और वो आई थिंक आप लोगों ने उसको जस्टिस दी थी शायद। जी जी, एक्चुअली वो एक शादी थी जिसमें 2 उनके पेट्स थे। उसमें से एक का नाम ओरियो था, जिसके उन्हीं के साथ, पेट्स थे वो? हाँ जी, एक्चुअली उनके शादी में जो लोग आए थे हाँ। उन्होंने ओके। उसको पिलाया था ओके। वो सब। ये देहरादून में ही हुआ था ये केस, प्रेम नगर के साइड। तो एक शादी थी एंड शादी में जो मतलब जिनकी शादी थी उन्हीं के पेट्स थे। ओरियो नाम था एक का जिसके साथ ये केस हुआ था। तो ओरियो को मतलब जो जिनकी शादी थी वो लोग तो बिजी थे, जो उसके पेरेंट थे ओरियो के, एंड सब अपने काम में शादी में बिजी रहते हैं। बट कुछ लोग जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए हुए थे, तो उन लोगों ने ये जस्ट फॉर फन उन लोगों ने शराब ली एंड ग्लासों से पिलाने लगे। एंड अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ही बहुत। एब्यूसिव लैंग्वेज यस। में वो मतलब उस डॉग से बात कर रहे थे। अब वो पार्ट तो हमने वीडियो में देखा, बट पता नहीं कुछ और क्या एग्जैक्टली। चीज़ हो सकती है, कुछ और भी कुछ ख़राब किया होगा उस डॉग के साथ। तो वो चीज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल हुई थी उस समय, एंड वो एक्चुअली उन्हीं के किसी रिलेटिव ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी, एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप से वो हम तक पहुंची थी वीडियो।
तो जब हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश करी, हमें ये भी नहीं पता था कि देहरादून में हुआ है ये केस, हमें बस ये पता था कि किसी शादी में हुआ है एंड हमें ढूंढना था कि कौन है वो। तो लास्ट में पता चला कि देहरादून का ही केस है एंड जो उसे पिला रहा था शराब वो कोई हल्द्वानी से उनका गेस्ट आया हुआ था। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत सारे लिंक्स मिले एंड फाइनली उसका पता लग गया था। तो हम लोग उस पर एफआईआर करवा पाए एंड उस पर एक केस हो गया था जिसमें मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। अब एट द एंड सज़ा मिलना तो एक, बिकॉज हमारा लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट लोगों में अवेयरनेस फैल गई एंड दूसरी बात उसको भी पता चल गया कि उसने कुछ गलत किया है। क्या पेनल्टी कितनी है लाइक? पेनल्टी 50 रुपये है अभी। रियली? जी, एक्चुअली क्या है कि हमारे लॉज इतने स्ट्रांग नहीं है। ये लॉज तब बने थे जब बहुत पुराने टाइम पे जब ये लॉज बने तो उस समय शायद 50 रुपये की कोई वैल्यू होती होगी, शायद इस वजह से उस समय ये लॉ बना होगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये या मतलब 5,000 ऐसा फाइन रहता है मिनिमम, एंड वो दे के हम इजीली उससे छूट सकते हैं। तो लॉज ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे देश में एनिमल क्रुएल्टी पे कि हम लोग अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई क्रुएल्टी कर भी लेता है एंड हम सक्सेसफुली वो प्रूव करके गिल्टी प्रूव हो गया है एंड एफआईआर हो गई है, तो उसको इतनी बड़ी सज़ा नहीं होगी जो वो डिज़र्व करता है सच में। उसको जस्ट कुछ अमाउंट दे के वो छूट सकता है इजीली, और वो अमाउंट कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल। नॉर्मल इंसान भी अफोर्ड कर सकता है वो 50 रुपये। एक तो ऐसी मेंटालिटी लोगों की जानवरों को लेके कि ऊपर से पेनल्टी इतनी कम। मैंने कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था एनिमल क्रूल्टी पे ही, तो मैंने एक पोएम लिखी थी। उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि कहने को हैं पढ़े लिखे पर बेजुबान बेजान का फ़र्क इन्हें पता नहीं, जानवर के नाम में जान लिखा इन्हें दिखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी जानवर शब्द को जानवर को जानवर का शब्द दिया होगा, उसने वो जान वर्ड ना सोच समझ के रखा होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि आगे जाके लोग जानवर को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। राइट। वो जी जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग ऑब्जेक्ट ही की तरह ही देखते हैं उनको उनको इस तरीके से नहीं देखते हैं कि ये कोई लिविंग बीइंग है। एंड सही बात है, जानवर, ये चीज़ मैंने भी अभी रियलाइज़ करी है कि जानवर उसका नाम इसलिए कि उसमें भी जान है। उसको भी तुम वैसे ही ट्रीट करो जैसे जैसे हमें पेन होता है, उनको भी इक्वली पेन होता है। बट डिफरेंस ये है, क्योंकि मैं इतने जानवरों के साथ रेगुलरली डील करती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा चोट लग जाती है तो मैं रोने लग जाती हूँ उस चीज़ पे, मेरी आवाज़ निकल जाती है। तो बट वो लोग, उनका हाथ पैर कट जाए, उनकी परमानेंटली उनकी आंखें चली जाए, तो वो उस तरीके से चिल्ला के रो के अपना दर्द नहीं बता पाते हैं। तो मतलब अपना दर्द जो उनका रहता है वो शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ। तो वही रीज़न है शायद कि लोग उसको जानवर ना समझ के बेजान चीज़ की तरह ही ट्रीट करते हैं। आपको कभी अपनी इस रेस्क्यू बाय गरिमा की जर्नी में ऐसा लगा है कि ये कब तक करूँगी मैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक बढ़ती ही जाएगी, जानवर आपके पास आते ही जाएंगे जैसे ये केसेस होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि यार कब तक करूँगी, कभी गिव अप, ऐसा लगता है गिव अप कर दूँ, या कभी आता है ऐसा कुछ? कई बार ऐसे लगता है, कई बार बल्कि लगता है कि अब छोड़ दूं, क्योंकि कभी कभी लोग भी नहीं होते हैं इतने सपोर्टिव। जो लोग बाहर से हमें देख रहे हैं उन्हें नहीं पता कि हम क्या चीज़ से उस समय जूझ रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है। बट फिर जब शेल्टर जाके उनके चेहरे देख लो, जो कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते थे, जो कभी चल नहीं पाते थे, जो शायद कभी मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो जब उनका चेहरा एक बार देख लो तो लगता था कि शायद मैंने कुछ बेटर किया है लाइफ में अपने, कि मतलब मुझे एक चांस मिला कि इनकी ज़िंदगी थोड़ा बेटर कर पाऊँ। तो वो चीज़ ही इंस्पायर करती है बस। एंड अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ जाके भूल जाना, तो वही चीज़ रहती है कि तब वो चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्विटिंग वाला तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, जैसे उनकी आंखें देख लो। उनका बेटर होना जी, आपके लिए एक मोटिवेशन एक है। जो जो चल नहीं पाता, जो एक अपंग जानवर रहता है, डिसेबल्ड जानवर रहता है, जब वो चलता है तो तब लगता है कि शायद किसी को मैंने पैर दे दिया है। तो वो चीज़ लगता है कि मतलब कुछ अच्छा किया है, कुछ बेटर किया है, तो ये चीज़ कंटिन्यू ही करनी चाहिए, कभी रोकनी नहीं चाहिए। तो यही चीज़ मोटिवेट करती रहती है बार बार कि शायद एक के चेहरे पे खुशी है, तो वो हम कंटिन्यू करते रहें लाइफ टाइम। आप लोगों को काफ़ी लोग नीचे गिराने का भी बहुत प्रयास करते हैं, तो आप लोग उस चीज़ से कैसे डील करते हो? एक्चुअली काफ़ी लोग हैं, जो बहुत लोग ऐसे हैं जो सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा, बट उसमें से अब
कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो लोग शायद हमें ऐसे समझते हैं कि हम लोग ये किसी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि तुम यहाँ से लेके जाओ ये कुत्ता, इस तरीके से बिहेवियर रहता है काफ़ी लोगों का। काफ़ी डिप्रेसिंग होता है हमारे लिए, बट ये है कि उन लोगों से अलग जो लोग अच्छे हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो वही चीज़ है कि उन लोगों को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं जो लोग हमें मोटिवेट करते हैं, जो इस तरीके से कुछ भी हम पे एलिगेशन लगाएं या ब्लेम करें, उनको हम डायरेक्टली वहीं पे ही इग्नोर कर देते हैं। आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है? फैमिली स्टार्टिंग में तो जब मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी इन चीज़ों में, तो थोड़ा घर वाले भी टेंशन में आ गए थे कि ये पढ़ाई छोड़ के ये क्या कर रही है, जाके सड़क पे डॉग्स को खाना खिला रही है, उठा के ले जा रही है, डॉक्टर पे ले जा रही है, कब तक करेगी। बट मतलब ये था कि घर वाले भी जानवरों से प्यार करते हैं, बट उनको ये था कि ये ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। बट धीरे धीरे जब ये रहता है कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ, बहुत लोग सपोर्टिव भी हैं। जब लोग आके उनको बताते हैं कि हाँ, आपकी बेटी ने कुछ अच्छा काम किया है, पापा के बल्कि ऑफिस में बातें करते हैं मेरे बारे में, तो वो चीज़ उनको और ज़्यादा मतलब अच्छी लगी कि चलो एटलीस्ट कुछ ख़राब चीज़ नहीं कर रही है, जो भी कर रही है कुछ अच्छा ही कर रही है। तो फैमिली तब से काफ़ी सपोर्टिव है, जब से शेल्टर खुला है तब से। इनफैक्ट मेरे फादर भी सपोर्टिव है काफ़ी ज़्यादा। एंड मैंने आपको बताया मेरी टीम में मेरे फियांसे हैं। तो ये भी है कि शादी के बाद बोलते हैं ना, लड़की को जब शादी करके जाना होता है, लड़कों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी इजी रहती है जिसमें बिल्कुल बिल्कुल। ये रहता है कि अगर हमने कोई करियर चूज़ कर लिया है तो ये है कि हम लाइफ टाइम अपने घर पे ही रह रहे हैं। बट लड़कियों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, स्पेशली इन चीज़ों में। तो जब शादी के बाद जब जाना है लड़के के घर, तो वो चीज़ है कि वहाँ मुझे उनके तरीके से रहना पड़ेगा। बट ये है कि मेरे जो टीम मेट है वही मेरे पार्टनर है, तो उससे एक चीज़ अच्छी है कि मेरे को लाइफ टाइम कभी ये चीज़ छोड़नी नहीं पड़ेगी। मैं जितने चाहे कुत्ते घर पे ला सकती हूँ, जितने चाहे कुत्ते रेस्क्यू करूँ, वो वो भी उस चीज़ में एक कभी। मोटिवेशन है आपके लिए हाँ जी, बहुत हाँ बड़ा। जी, एक जी सपोर्ट आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है जी लाइफ जी। में। बल्कि उनकी फैमिली भी इस चीज़ में सपोर्टिव है ओह काफ़ी। वाह! तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी, मतलब मैं खुद को लकी मानती हूँ इस चीज़ में। हर कोई शायद इतना लकी नहीं होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि चलो एटलीस्ट ये चीज़ कभी रुकेगी नहीं। मैं आगे भी लाइफ टाइम मुझे किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हाँ। मैंने सुना है कि आप लोगों को काफ़ी लोग गलत भी समझते हैं कि आप जिन जानवरों को चोट लगती है उनको रेस्क्यू करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये अडॉप्शन के लिए है, तो जी आप जी। लोगों को बहुत अडॉप्शन की कॉल्स भी आते हैं। उसकी कुछ स्टोरी बताएंगे? एक्चुअली काफ़ी फ़नी स्टोरीज है इसमें तो। हाँ। मतलब ऐसा होता है कि लोग ऐसे मेंटालिटी जो बना लेते हैं ना। एक बार अभी हमें ऐसा मेल आया था, अभी मेल मैं चेक कर रही थी कुछ दिन पहले, तो उसमें ऐसा मेल आता है कि वी हैव अ वेरी प्योर ब्रीड पिटबुल एंड वी वांट टू गिव हिम, वी वांट टू डोनेट इट टू योर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन। तो तो मतलब वो ये सोच रहे हैं हमारा कोई रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम वो अपने कुत्ते को फेंकना चाहते हैं, वो फेंक सकते हैं वहाँ पे आके। कुछ लोग ये कहते हैं कि आई वांट टू डोनेट माय पेट टू यू। तो मुझे समझ नहीं आता वो डोनेशन क्यों कर रहे हैं अपने पेट का, वो कोई सामान है क्या तुम डोनेट कर रहे हो? तो इस तरीके से तो बहुत लोग करते हैं हमें अप्रोच। बट वही है, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है वो सब चीज़ें सुन के, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम भी नहीं रख रहे हैं तो ये कहीं इसको छोड़ ना दे। तो वही हम थोड़ा उन्हें डरा देते हैं कि आप इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हो, ये इलीगल है, ऐसे करके हम उन्हें बोल देते हैं। तो फिर हम यही होप करते हैं कि वो छोड़े ना उस डॉग को। इस बीच में आपको बहुत फेक डॉग लवर्स भी मिल जाते होंगे। जी जी, काफ़ी जो ये रहते हैं, बोलते हैं हम डॉग लवर्स हैं, बट बस उनको सिर्फ उसी चीज़ से प्यार है कि जैसे उनके पास कोई अच्छी नस्ल का डॉग है तो थोड़ा वो शो ऑफ के लिए। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनके पास कोई ब्रीड डॉग है बट वो स्ट्रीट डॉग से इक्वली सपोर्ट करते हैं। तो बट काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स को देख के इस तरीके से मुंह बनाते हैं कि वो मेरे डॉग के पास ना है, बिकॉज वो पेडिग्री डॉग है, एक अच्छा डॉग है, एंड ये स्ट्रीट डॉग है। जबकि वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो खुद ही एक इंडियन है, खुद ही एक देसी इंसान है। वो देसी कुत्ते को इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि, तो मतलब ऑब्वियसली हमें भी फिर लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो कुछ लोग डॉग बड़ा होता है तो छोड़ देते हैं।
हाँ जी, काफ़ी अब काफ़ी वो केसेस। सेल्फी के लायक नहीं रहा। राइट, राइट। मैं मतलब इस ये चीज़ तो होता है। इनफैक्ट जब अडॉप्शन इंडी डॉग्स का भी होता है या फिर ब्रीड डॉग्स का भी, तो अडॉप्शन के बाद भी बल्कि कई लोग लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ये अभी तो ये वाइट कलर का फ्लफ़ी बहुत क्यूट है, और घर में मतलब सब लोग आके बोलते हैं बहुत क्यूट है। थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा थिन हो जाए, थोड़ा सा उसका बॉडी स्ट्रक्चर इंडी डॉग की तरह हो जाए, जो कि नॉर्मल चीज़ है। इंडियन डॉग्स, परिया डॉग्स भी एक ब्रीड है। तो वो चीज़ वो सोचते हैं कि अब तो ये इतना क्यूट नहीं रहा, अब इसको छोड़ के आ जाओ, किसी जंगल में छोड़ दो, कहीं और छोड़ दो। अब ये हमारे घर में कोई आके नहीं बोलेगा कि तुम्हारा डॉग क्यूट है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि बड़े होने के बाद डॉग्स को छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि वो स्ट्रीट डॉग्स पालते थे अपने पास, तो किसी ने उनसे आके पूछा कि ये कौन सी ब्रीड है, तो उसने कहा लव। ओके। तो आई थिंक अगर लोग भी इस तरह की मेंटालिटी अपना ले तो ये दुनिया बहुत काइंड बन सकती है। ट्रू, ट्रू। बल्कि हमको यही इनका ब्रीड का नाम चेंज कर देना चाहिए। वो लव रख दो ना, वो हाँ, बेस्ट है। इनका नाम लव रख दो ब्रीड। अब से मैं अडॉप्शन कैंप्स में जाऊंगी तो मैं लिख दूंगी हाँ ब्रीड के आगे लव। हाँ, वो सबसे अच्छा है। तो वो वही हम ब्रीड से क्यों उनको वो बिल्कुल। चीज़ करते हैं ना, वो बोलते हैं जो इंसानों में भी हम जाति धर्म से डिफरेंशिएट करते हैं। हम इतने आगे आ गए हैं अभी हम इतने नए ज़माने में, जो हम लोग न्यू जनरेशन बोलते हैं, तो अभी भी हम अगर किसी डॉग की भी ब्रीड देख के उसे डिफरेंशिएट करेंगे बिल्कुल। तो मतलब हमसे फिर पिछड़ी सोच वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल। काफ़ी डॉग्स जो अब जैसे यहाँ पे जो यहाँ के जो नेटिव डॉग्स हैं, जैसे इंडी डॉग्स हैं, वो लोग यहीं के लिए ही पैदा हुए हैं, हाँ। यहीं के इन्वायरमेंट के हिसाब से पैदा हुए हैं। जो बाहर के डॉग्स रहते हैं, जो इम्पोर्ट होके इधर आते हैं, सबसे पहले उनसे उनकी जगह छीनी जाती है। उनको कोई ठंड में रहने वाला हस्की यहाँ पे इतने हाई टेम्परेचर में रहता है, चाहे आप उसे दिन भर एसी में भी रख लो, बट वो डॉग यहाँ के लिए बना ही नहीं है। वो एक तरीके से सफ़र ही करता है। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जानवर बोल नहीं पाता है, तो बस वही चीज़ है, वो ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे गर्मी लग रही है। तो ऐसा ही है कि हम लोग सबसे पहले तो उनकी जगह उनसे छीन के उनको दूसरी जगह पे लेके आते हैं, उनको अनकंफर्टेबल वो हमेशा रहते हैं। उसके अलावा ये है कि जो ब्रीडिंग होती है, पपी मिल्स के बारे में सुना होगा आपने, तो एक फीमेल डॉग को बार बार ब्रीड कराया जाता है। उसकी चाहे उसमें वो कंसेंट हो या ना हो, एक तरीके से वो एक फीमेल डॉग का बार बार रेप ही हो रहा है उस चीज़ में। तो ये चीज़ काफ़ी हम लोगों को भी काफ़ी बुरी लगती है कि बार बार वो बच्चे पैदा कर रही है। उसके बाद जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो बच्चे देना बंद कर दे, वो मशीन ख़राब हो गई है, तो कई लोग उसे रोड पे छोड़ देते हैं। हमारे पास थे ऐसे केसेस। एक जर्मन शेफर्ड थी, श्रीवल्ली था उसका नाम। तो श्रीवल्ली भी एक मुझे यही लगा था कि कहीं से ब्रीडिंग करा के जब वो बूढ़ी हो गई एंड अब बच्चे नहीं दे पा रही है, तो उस जर्मन शेफर्ड को रोड पे छोड़ दिया ऐसे ही। तो अब वो हमारे शेल्टर में थी, कुछ टाइम थी, उसके बाद उसने भी दम तोड़ दिया वहाँ पे। तो वही चीज़ है कि ब्रीडिंग अगर आप ख़रीदते हैं, हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी चॉइस ये है कि हमें ऐसा दिखने वाला पपी चाहिए, हमें मतलब ये सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि हम लोग अगर इंसानियत के लेवल पे सोचें तो दिखना मैटर नहीं करता है। सारी मतलब चीज़ें वहीं पे ही रुक जाती है। जब हमें अगर हम इंसान की तरह सोचें तो वो भी एक जानवर है, वो भी एक जानवर है। अगर आपकी डिमांड कम हो जाएगी तो वो जो ब्रीडिंग है वो भी रुक जाएगी वहीं पे ही। बस जानवर है, प्यार मांगता है, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। इतना ही रिलेशनशिप है। तो जो आपका शेल्टर है उसमें जैसे कोई भी डॉग्स आते हैं जो जिन्हें चोट लगी होती है, चल नहीं पाते हैं, आप वेट से कंसल्ट करते हैं, वेट को बुलाते हैं, या आप लोग खुद उनका वो करते जी, हैं? एक्चुअली हम लोग अभी हमारे पास ऐसा सेटअप तो नहीं है हॉस्पिटल जैसा कुछ भी, बट हम लोग उनको वेट पे लेके जाते हैं, नियर बाय वेट्स पे। उनसे जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो सब हम अपने शेल्टर पे ही फॉलो करते हैं। अब जो भी मतलब वेट्स बोलते हैं उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे नॉर्मल ड्रेसिंग हो गया या फिर कुछ मेडिसिन स्टार्ट करना बंद करना, वो सब चीज़ें हम शेल्टर पे खुद ही कर लेते हैं। उसके अलावा जैसे कोई मेडिकेशन चेंज करनी है तो वो सब हम वेट से प्रिस्क्राइब करके उनका प्रिस्क्रिप्शन पे ही देते हैं डॉग्स को। वाह। तो आपके शेल्टर में हर दिन कैसा रहता है, आप लोग क्या करते हैं हर दिन? हर दिन काफ़ी हमारा एडवेंचरस रहता है। तो अगर डेली देखो तो ये रहता है कि सबसे पहले हम लोग हमारा जो शेल्टर है, हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे काफ़ी जगह लोग करते हैं ना पेमेंट करके शेल्टर बना दो,
तो मतलब जैसे पैसे दे के लेबर लगवा के काम करवा लिया। हमारे शेल्टर में हर एक चीज़ हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। जो डॉग्स के रहने की जगह है, जो उनका मतलब जो भी एरियाज़ हैं, तो हम लोगों ने खुद ही अपने आप जितना भी वॉलंटियर्स इकट्ठे करके अपनी क्रिएटिविटी से हमने थोड़ा बहुत बनाया है। जो भी पेंटिंग्स है, जो भी हमारा कारपेंटर वाला काम हो गया, प्लम्बर वाला काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन वाला हो गया, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो हमने किसी को पैसे दे के करवाया हो। बस हम सामान लेके आते हैं, खुद ही वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं सारा काम करना। और इसके अलावा ये है कि जब सुबह सुबह जाओ तो एक बहुत वार्म वेलकम मिलता है। कभी आओगे आप लोग शेल्टर बिल्कुल में बिल्कुल, तो बहुत जल्द आने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल एंटर होते ही हमें हग्स एंड किसेस कडल्स सब मिलता है। वाह, ओके। तो अभी क्या प्लान है अपने शेल्टर को लेके, आप क्या सोचते हैं आगे का? अभी तो हम लोग स्मॉल मतलब जो जानवर, जो छोटे जानवर होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, इन तक ही रेस्क्यू सीमित है। जो बड़े कैटल्स हैं उनको हम स्ट्रीट पे ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारा प्लान यही है कि अभी फ़िलहाल जो शेल्टर है वो भी रेंटेड एरिया पे है, तो कोई ऐसी बड़ी लैंड मिले हमें जहाँ पे हम लोग एक बड़े जानवरों को भी इलाज करा पाए। एंड गवर्नमेंट से ही मिल सकती है वो लैंड हमें। अगर गवर्नमेंट हमें कोई ऐसी ज़मीन है जो यूज़ की नहीं है, बंजर पड़ी हुई है, तो उस एरिया में हम एक ऐसा शेल्टर बना लें ताकि जो परमानेंट, इनफैक्ट जो हमारे पास अभी डिसेबल्ड एनिमल्स हैं, अगर कल के दिन वो जगह हमें खाली करनी पड़ती है तो हमारे पास कोई जगह नहीं है उनको ले जाने के लिए। अराउंड 20-25 डॉग्स ऐसे हैं जो मतलब परमानेंट डॉग्स, परमानेंट रेजिडेंट है शेल्टर के। तो हमारा प्लान यही है कि अगर हमें कहीं से लैंड मिलती है तो एक बड़ा शेल्टर हम लोग ओपन करें जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट रेजिडेंट रख पाए एंड बड़े कैटल्स को भी वहाँ पे हम शेल्टर दे पाएँ। आई होप गवर्नमेंट जल्दी से आपकी और आपके बच्चों की आवाज़ सुन ले और आपको एक अच्छा सा लैंड दे जहाँ पर आप अच्छे से अपने जानवरों की ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू गरिमा, थैंक यू सो मच स्मॉल टाउन शो में आने के लिए। आप जो भी काम कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा, आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही है और आई डोंट थिंक आप यही काम करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी नेगेटिव पावर रोक सकती है। आपके पास बस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोगों जैसे लोग सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से भी हम लोग कंटिन्यू कर पाते हैं। एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए एंड ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं लोगों को भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। आई होप आपको मज़ा आया हो। आप स्टार्टिंग में बहुत कॉन्शियस थे, अभी कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठीक लग रहा है एंड मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मुझे यहाँ आने का चांस मिला। आई एम हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच गरिमा। थैंक यू।